गॉट इट मांग रहा है सर। हाँ गॉट इट, ओके हो गया। हाँ नहीं, वो एक नोटिफिकेशन आया था गॉट इट हाँ के लिए। राइट। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का आज के फसल सभा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्रॉप है हमारा जो है वाटरमेलन, और हमारे एरीज प्रो टीम की जो स्पेशलिस्ट है जो ये क्रॉप के ऊपर जो है वो है सोमकांत त्यागी जी। तो वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आप सबको बता देता हूँ कि पहले हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस और कुछ भी आपको सवाल रहेंगे तो आप हमें थ्रू कमेंट में आपको आप टाइप करके हमें पूछ सकते हो, जैसे हर फसल सभा में होता आया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, कल 26 जनवरी में 2023 कल पूरे इंडिया में पूरे भारत में हमारा आईएसआई चिलामिन को हमारा जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसे आईएसआई मार्क प्राप्त हुआ है। और जिसमें हमारे जो 53 इयर्स ऑफ ट्रस्ट वी कैन से और 53 इयर्स ऑफ क्वालिटी जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो हमारे फ्लैगशिप ब्रांड को मिला है आईएसआई मार्क। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और जो आपके वजह से हमें प्राप्त हुई है। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हो कि उसका जो सेलिब्रेशन हुआ था रिपब्लिक डे में वो सभी जगह में हुआ था। तो आप वो एक बार देख सकते हो। अभी मैं सोमकांत त्यागी जो हमारे एरीज प्रो टीम के स्पेशलिस्ट है उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद जो हम हमारे जो सवाल और उत्तर जो हमारा सेशन रहेगा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, so Somkan ji, just start with your जी सर। introduction. सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सोमकांत त्यागी, एरिज एग्रो लिमिटेड, महासमुंद, छत्तीसगढ़ से। आज हमारा जो फसल सभा होने वाला है वो वाटरमेलन के ऊपर होने वाला है, जो वाटरमेलन तरबूज के ऊपर। तो तरबूज का जो बोटेनिकल नेम है वो सिट्रस वेंटस है, और ये इसकी जो फैमिली है वो कुकुरबिटेसी है। ये कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमारी जो चर्चा रहेगी वो आज इसके ऊपर ही रहेगी, पूरी फसल सभा का। जी सर, स्लाइड चेंज। इसकी कुछ पॉपुलर वेराइटियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे वो तो अलग अलग तरीके की वेराइटी आती हैं, कुछ सीडलेस आती हैं, कुछ पिकनिक, कुछ आइस बॉक्स टाइप से आती हैं, येलो ऑरेंज फिक्स्ड भी आती हैं। तो जो मोस्टली वेराइटियां जो लगती हैं, ज्यादातर जैसे अगस्ता लगता है, एक जिग्ना गोल्ड है, नामधारी 750, किरण, विसाना, आरोही और कृष्णा और डेली मीठी, ये कुछ इसकी उत्कृष्ट अच्छी वेराइटियां हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं, ज्यादातर लगाई जाती है। वेराइटियों के बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसके सोइल एंड टेम्परेचर के बारे में। तो वैसे तो तरबूज अलग अलग तरीके से, कई जगह पे किसी तरीके से लगाया जाता है, कई जगह रिवर साइड लगाया जाता है, नदी बाड़ी में, और हर जगह पे जहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसके हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन जो तरबूज के लिए सैंडी लोम जो सोइल है वो काफी उपयुक्त मानी गई है, जिसमें रिच ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, अच्छा कार्बन युक्त भूमि, और उसका जो पीएच रेंज है वो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 के बीच का होगा। बहुत अच्छा उसका वो आता है प्रोडक्शन। और इसका अप्रोक्सीमेटली
जो सीड है वो 5 से 12 दिन में जर्मिनेटेड हो जाता है, अगर जो टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक स्टडी के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार, जैसे इसका जो सीड है वो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे है तो जर्मिनेशन नहीं आता है। तो इसकी जो बुवाई है वो हमें 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही करनी चाहिए। और तरबूज की वाटरमेलन फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, तो तरबूज का हम बेसल जब बनाते हैं भूमि की तैयारी करते समय, तो उस समय हमें क्या क्या खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे F/M अगर गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई, ये पर हेक्टेयर पर रेशियो है यहाँ, डालेंगे हम तो 20 MT लगेगा, है ना। फास्फोरस जो है वो 55 किलो लगेगा, पोटेशियम 55 किलो लगेगा, और एरिज न्यूट्रेंट बैग 50 किलो। अगर हम एकड़ पे जाएंगे तो इसका डोज आधा कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ हेक्टेयर पे रेशियो दिया है, तो ये हेक्टेयर के हिसाब से रेशियो है। एरिज न्यूट्रेंट बैग एक ले लेंगे, F/M 10 MT ले सकते हैं अगर एकड़ पे आप डालेंगे तो। और इसका जो नाइट्रोजन जो है वो साथ में नहीं डालना है, नाइट्रोजन 30 दिन बुआई के 30 दिन बाद, तो नाइट्रोजन लगेगा वो 55 किलो प्रति हेक्टेयर लगेगा। और अगर हम इसमें एडिशनल अप्लाई जो कर सकते हैं, तो जो फास्फो बैक्टीरिया है उसका यूज कर सकते हैं, सूडोमोनास का यूज कर सकते हैं उसमें मिला करके, और एरीज नीम के। उससे क्या रहेगा, जो हमारे सोइलबोर्न फंगस और सोइलबोर्न इंसेक्ट रहते हैं उससे हमें बचाव होगा। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। मेथड ऑफ सोइंग, अब हम तरबूज की बुवाई के बारे में चर्चा करेंगे। जो तरबूज की बुवाई होती है वो दो तरीके से मोस्टली होती है, एक डायरेक्ट सोइंग के द्वारा, एक नर्सरी के द्वारा। डायरेक्ट सोइंग में क्या रहता है कि जो सीड रहता है उसको जमीन में डायरेक्ट डाला जाता है ना। स्पेसिंग इसका जो दूरी है वो 0.9 मीटर हिल्स के हिसाब से। और जो नर्सरी है, नर्सरी के लिए क्या करते हैं, एक अलग से नर्सरी तैयार करते हैं, उसमें जो हमारा बैग बैग में करते हैं या अपना ट्रे में, जिसमें भी अपन करना चाहें उस हिसाब से हम इसका नर्सरी डालते हैं। छोटे छोटे जो पॉली बैग रहता है उसके हिसाब से पॉली बैग में अगर डालेंगे हम, तो उसके लिए हम इसका नर्सरी डालते हैं 1:1:1 के रेशियो में। जैसे 1 अनुपात में रेड सोल रहेगा, और F/M रहेगा गोबर खाद में, है ना। और दूसरा अपना प्रोएट्री ले सकते हैं, कोकोपीट ले सकते हैं, उसको मिक्स करके और हम इसकी बुवाई करते हैं। और उसके बाद जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तब हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का चार्ट आपको दिख रहा होगा कि जैसे अगर आप नाइट्रोजन की न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आ जाएगी नाइट्रोजन की, तो हमारा जो तरबूज है वो किस तरह से दिखेगा। फास्फोरस की आने पे किस तरह का सिम्टम्स नजर आएगा। अगर पोटेशियम की आती है तो उसमें गहरी लंबी दरारें फटना शुरू होगा। महीन दरारें जो फटती हैं वो बोरोन की कमी से फटती हैं, लेकिन जो गहरी दरारें के बीच में से फट जाना वो आ जाता है, वो पोटेशियम की कमी से आता है। अगर निचला भाग फल का निचला भाग अगर स्पॉट बन रहा है उस पर, आपको गला जैसा देख रहा है, तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से आता है। इसका विवरण हमने आगे दिया हुआ है कि कौन से न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लिए हमको क्या डालना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस तरह का जो हमने चार्ट में दिखाया है वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का वो दिखाया है। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी ये कुछ और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, जैसे इस तरीके से उसका फटना बीच में से, या वो स्वादहीन जो लगता है वो कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है। इधर में जो वो है वो हल्की सी आपको दरार दिख रही होगी, वो बोरोन की कमी से है। जो गहरी दरार आती है वो पोटेशियम की कमी से आती है। पत्तियों में पत्तियों का हल्का सा रंगहीन हो जाना, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ जाती है। और जो पत्तियों का, अगर हमारे तरबूज की जो पत्तियां हैं वो जली जली टाइप से दिख रही हैं, तो वो मैग्नीज की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट स्लाइड जी। यहाँ पे हमने फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, हमें कौन से टाइम पे क्या डालना चाहिए। तो इसमें हमने स्टेज बाय स्टेज दिया है। शुरुआत में क्या करना है, फर्स्ट वीक में
जैसे मैक्रोफाइट 20-20 लेना है, उसके साथ में यूरिया लेना है 1 एकड़ पे। तो ये जो फर्टिगेशन शेड्यूल है उसमें क्या करेंगे, 4 किलो 20-20-20 लेंगे मैक्रोफाइट 20-20 और 5 किलो यूरिया अप टू 4 वीक, यानी कि जो 3 वीक तक, 3-4 वीक से पहले जो हमारा फर्टिलाइजर शेड्यूल रहेगा उसमें हमको ये रेशियो देना है। उसके बाद में 5th वीक में हमको जो है 12/60 देना है, 3.5 किलो, है ना, पर एकड़ पे। और उसके बाद 13-40-13 देना है 6 से 8 वीक में 5.5 किलो पर एकड़। और उसके बाद 40 स्टार देना है अपने को 8 से 9वें वीक में 2 किलो प्रति एकड़। प्लांट एक्स 13-0-45, जब 13-0-45 हमको देना है 9 से 12 वीक में 4 किलो प्रति एकड़। और 0-0-50 लास्ट टाइम पे देना है अपने को 13वें वीक में, 13वें वीक से शुरू कर देना है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये पर वीक का और एकड़ का डोज है जो हमारा ड्रिप फर्टिगेशन शेड्यूल है। उसके हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल अलग है, वो भी आपको इस पे भी चर्चा करेंगे। ये ओनली ड्रिप और फर्टिगेशन शेड्यूल था। जी सर। ये कैल्शियम एंड फर्टिसोल एप्लीकेशन, जैसे जो कैल्शियम और फर्टिसोल एप्लीकेशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग 3rd वीक पे हम कॉम्बिकल प्लस बोरोन 20 का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जिसमें 5 किलो कॉम्बिकल 0.500 ग्राम बोरोन, ये ड्रिप शेड्यूल से ही दे सकते हैं इसको। एक्वाकेल प्लस बोरोन 20, यानी कि हम इसमें से जैसे जो जो शेड्यूल के हिसाब से और वीक के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से जो है हम इसको यूज करेंगे। एक्वाकेल प्लस बोरोन 20, इसमें 2.5 लीटर एक्वाकेल रहेगा और 250 ग्राम बोरोन 7वें वीक पे। ये क्या रहेगा, जिससे कि अपने जो हमने अभी डिफिशियंसी पे चर्चा कर रहे थे, कैल्शियम बोरोन, उन डिफिशियंसी पे मैग्नीशियम, जितनी भी डिफिशियंसी थी उनको रिकवर करेगा। साथ में अगर हम इसको चलाएंगे तो वो डिफिशियंसी नहीं आएंगी। अगर जैसे हम बात करें फर्टिसोल प्लस मोबोविन, तो इसको हमें 10वें वीक पे देना है, तो 5 किलो फर्टिसोल प्रति एकड़ और 250 ग्राम मोबोविन। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन 20, 5 किलो कैल्शियम और 0.5 ग्राम 12वें वीक पे बोरोन 20। ये हमें ड्रिप शेड्यूल ही है, हमारा ड्रिप से ही देना है। जो पहले था वो हमारा वो फर्टिलाइजर शेड्यूल था, ये कैल्शियम एंड फर्टिसोल एप्लीकेशन शेड्यूल है। जी सर। स्प्रेइंग शेड्यूल, अब हम चर्चा करेंगे स्प्रेइंग शेड्यूल। अगर हम स्प्रे से दे रहे हैं तो कौन सा फर्टिलाइजर के साथ हमें क्या देना चाहिए और किस वीक में देना चाहिए। जैसे मैक्रोफर्ट 20-20 प्लस एग्रोमिन मैक्स 4 किलो 20-20 प्लस 1 किलो एग्रोमिन मैक्स 20 दिन आफ्टर जर्मिनेशन, इसके हिसाब से हमको ये यूज करना चाहिए। इसमें जो है अगर हम यूज करेंगे स्प्रे में प्रति एकड़, तो ये ड्रिप शेड्यूल का जो है वो आ गया है। इसमें अगर हम डोज अपने अनुसार लेंगे तो 1 किलो 20-20-20 और साथ में जो एग्रोमिन मैक्स है वो 250 से 300 ग्राम। अगर हम स्प्रे पे दे रहे हैं, तो अगर हम ड्रिप पे दे रहे हैं तो डोज यही रहेगा, 4 किलो 20-20-20 प्लस 1 किलो एग्रोमिन मैक्स 20 डे आफ्टर जर्मिनेशन। तो स्प्रेइंग शेड्यूल जो ऊपर लिखा है उसके हिसाब से हम ड्रिप शेड्यूल ले रहे हैं, है ना। और इसके साथ अगर हम एग्री प्रो ऐड करेंगे, मैक्रोफर्ट 20-20 प्लस एग्री प्रो, ये कौन सा देना है 1 वीक पे आफ्टर में। इसका जो डोज है वो अपने अनुसार गठा बढ़ा लेंगे, उसका डोज मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ। इसमें जो नोटेड दिए है वो हम ड्रिप शेड्यूल का दिए है, तो मैं आपको नोटेड इसको मौखिक में बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे अपन। मैक्रोफर्ट जो 20-20-20 है उसको अगर हम स्प्रेइंग शेड्यूल से दे रहे हैं, साथ में एग्री प्रो दे रहे हैं, तो प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो लेंगे और साथ में एग्री प्रो जो लेंगे वो 250 से 300 ग्राम लेंगे स्प्रे में। फर्टीमैक्स 13-40-13 प्लस चिलामीन, इसका भी ऐसे ही सेम लेंगे। अगर हम स्प्रे से दे रहे हैं, तो अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो यही डोज रहेगा। अगर हम ड्रिप से दे रहे हैं साथ में, तो ड्रिप के लिए यही डोज सफिशियंट है। इसमें जो एरिज प्रोडक्ट है वो ऐड किए हैं, जो फर्टिगेशन का शेड्यूल है वो सेम है ना। ऐसे ही हॉटी स्टार का इसमें कॉम्बिकल प्लस एक्वाकेल, कॉम्बिकल ले सकते हैं हम, या ऑप्शनेबल है एक्वाकेल ले सकते हैं। अगर एक्वाकेल ले रहे हैं तो
ड्रिप में लेंगे तो 2.5 लीटर रहेगा, और बोरोन अगर उसमें ड्रिप में लेंगे तो ये 500 ग्राम से 1 किलो रहेगा। अगर स्प्रे में लेंगे तो एक्वाखेल की मात्रा 1 लीटर रहेगी और बोरोन की 250 ग्राम रहेगी। अगर हॉट स्टार की बात करें तो अगर हम ड्रिप से चला रहे हैं तो 2 से 2.5 किलो ले सकते हैं। अगर इसी को हम स्प्रे से देंगे तो 350 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक इसका डोज रखेंगे प्रति एकड़। उसके साथ में अगर हम हॉटी कैप की बात करें तो इसका जो हमने 2 ml/लीटर वाटर के हिसाब से दे दिया है, और फिर 0.45 अगर हम ड्रिप से दे रहे हैं तो सेम डोज रखेंगे। अगर हम स्प्रे से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो लेंगे। फर्टिसोल प्लस मोबोबिन अगर हम फर्टिसोल स्प्रे से दे रहे हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे, मोबोबिन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। अगर हम ड्रिप से दे रहे हैं तो यही डोज रखेंगे, 5 किलो प्लस 1.5 किलो। 0050 तो ड्यूरिंग मैच्योरिटी स्टेज में चलेगा ही। यहाँ पे जो है अगर हम इसको स्प्रे से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखेंगे। अगर हम ड्रिप से दे रहे हैं तो 6 किलोग्राम प्रति, 5 से 6 ले सकते हैं प्रति वीक। ये 1 वीक का शेड्यूल है। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट 1 सेकेंड ना। जी सर, ये एरिज न्यूट्रेंट बैग का हमने यहाँ पे इमेज ऐड किया है। जो हमारा एरिज न्यूट्रेंट बैग है उसके अंदर केलवोर, एग्रोमिन ये से जो सोइल एप्लीकेशन है, एरिज, एंडोमाइको और फेरोमैक, मरीनो और मैग्नेक ये न्यूट्रेंट्स बैग के अंदर रहता है। जी सर, ये हमारा एचडी रेंज है। जो एचडी फर्टिलाइजर है उनका रेंज है, जैसे जिंक है, जिंक एचडी में है, और एचडी में अपना 0-34, 13-045, 0050 और 11-0 एनपीके 20-20-20। एचडी फॉर्मुलेशन में क्या है, ये हाई डेस्टिनेशन वाला रहता है। जैसे अगर हम अपना ड्रिप फर्टिलाइजर वाला या फिर जो नॉर्मल फर्टिलाइजर है उसको हम यूज कर रहे हैं तो उसका डोज हमें 1 किलो प्रति एकड़ रखना पड़ता है। इसका डोज 200 ग्राम प्रति एकड़ है स्प्रे के लिए, और काफी जल्दी इफिशियंसी भी उठाता है। पौधा भी इसको बहुत जल्दी अपटेक करता है। ये हमारा एचडी रेंज का कुछ इमेज हमने यहाँ किया है। जी सर, एचडी रेंज 0-34, 13-045 वगैरह जो जितने भी है 20-20, इनका जो डोज है वो फर्टिगेशन में अगर हम दे रहे हैं तो 0.2 से 1 किलो प्रति एकड़। अगर फॉलियर स्प्रे में दे रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर, यानी 200 ग्राम पर एकड़। अगर हम इसको ड्रिप से देना चाह रहे हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ इसका डोज रहेगा। जी सर, यहाँ पे कुछ डिजीज का वो चर्चा करेंगे अभी कि तरबूज में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ इमेज शो की है, जैसे बैक्टीरिया फ्रूट ब्लॉच जो बीमारी आती है, एंथ्रोकोनोज, गमी स्टेम ब्लाइट, डाउनी मिडलियो, आर्टरिंगिया लीफ स्पॉट और सर्कास्पोरा लीफ स्पॉट, है ना, और अपना पाउडरी मिडलियो। ये जो डिजीज है इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, इनका क्या सॉल्यूशन है। इसमें जैसे जिस तरह का इमेज दिख रहा है उस तरह से जैसे जो हमारी परेशानी आती है उसके हिसाब से हमें क्या स्प्रे करना चाहिए उसकी चर्चा भी हम करेंगे। जी सर, अगर हमारे यहाँ बैक्टीरिया फ्रूट ब्लॉच लगा हुआ है तो उसमें हमको रजत एचडी 25 ml 100 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं इसके बैक्टीरिया पे स्प्रे में। अगर एंथ्रोकोनस हमारे फील्ड में लगा हुआ है तो हमको कॉपर हाइड्रोक्साइड विद प्लांटोमाइसिन, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है उसका 35 से 40 ग्राम प्रति पंप डोज रहेगा 15 लीटर ऑफ वाटर, और प्लांटोमाइसिन का जो है 10 ग्राम प्रति 15 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करना है। अगर हमारे यहाँ गमी स्टेम ब्लाइट आ गया है इसमें तो उसमें क्या करना है हमको, एजेक्स्टोबिन प्लस टेबिकोनोजोल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, मेन टेक्निकल उसका एजेक्स्टोबिन प्लस टेबिकोनोजोल होना चाहिए, उसके साथ प्लांटोमाइसिन। जो
एजोक्सोबिन प्लस टेबिकोनोजोल है उसका डोज जो है 50 ml प्लस प्लांटोमाइसिन का 10 ग्राम प्रति 15 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ 15 लीटर ऑफ वाटर वाले पंप के हिसाब से डोज लिखा गया है, आप अपने टैंक के हिसाब से उसको धक्का बढ़ा लेंगे। अल्टरनेटली लीप स्पॉट अगर लगा हुआ है तो उसमें हमको प्रोपीनेप 70% विटेनियल पाउडर प्लस केमाइसिन 50 ग्राम 40 ml, उसका प्रोपीनेप 50 ग्राम प्लस केमाइसिन 40 ml दोनों को मिलाकर के छिड़काव करेंगे तो हमारी इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अगर सरकार हमारे खेत में आया हुआ है तो उसके लिए भी हमको ये प्रोपीनेप प्लस केमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर पाउडरी मिडल्यू लगा हुआ है तो उसमें हमको थायोफेनेट मिथाइल 70% मिटेनियल पाउडर के नाम से एक दवा आती है, उसके साथ में अपने को प्लांटोमाइसिन यूज करना है। इसकी जगह पे हम माइकोब्यूटानिल 10% मिटेनियल पाउडर के साथ सल्फर 40 ग्राम तभी यूज कर सकते हैं 15 लीटर ऑफ वाटर में। डोज उसका वही रहेगा, थायोफेनेट मिथाइल का 50 ग्राम प्लस प्लांटोमाइसिन का 10 ग्राम। इंसेक्ट मैनेजमेंट, अगर इंसेक्ट की हम बात करें तो तरबूज की फसल में रेड पंपकिन बीटल, फ्रूट फ्लाई, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, ये मोस्ट हार्मफुल इंसेक्ट अटैक आते हैं उसमें। अगर हम इनसे इंसेक्ट से बचाव चाहते हैं, इनका मैनेजमेंट करने के लिए त्रिशूल एरिस त्रिशूल नीम ऑयल आप सिंगल भी छिड़काव कर सकते हैं या नॉर्मल जैसे अपना थाइमस एक्जम हो गया, प्रोप्लस इमीडा का कॉम्बिनेशन हो गया, डाइसेंथुरान हो गया, ये किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर के छिड़काव करने से लंबे समय के लिए राहत मिलती है और जो हमारी फसल है वो नुकसान से बच जाती है। थैंक यू। ओके, हेलो। अभी मैं थैंक यू सोमकांत जी। प्रेजेंटेशन में अभी किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो सवाल है वो पूछ सकते हो, जिसका आंसर जो हमारे प्रो टीम के जो मेंबर है सोमकांत त्यागी जी, वो आपको उसका आंसर दे देंगे। हेलो सोमकांत जी, मेरी आवाज आ रही है राइट? जी जी। ओके, सो हम कुछ मिनट के लिए वेट करेंगे। ओके, और जैसे उनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनका आंसर दे देंगे। जी। हाँ, फ्रूट फ्लाई के लिए सोमकांत जी, फ्रूट फ्लाई के लिए जी क्या उपचार करें? जी। फ्रूट फ्लाई के लिए अगर हम एसिटामिप्रिड के साथ में त्रिशूल का यूज करते हैं तो उसमें हमें उससे नियंत्रण मिल जाता है। ऑप्शनेबल में जैसे अलग अलग इंसेक्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। अगर जैसे अपने को फ्रूट फ्लाई में लेना है तो इमिडा प्लस फिप्रोनिल 40% का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको भी यूज करेंगे, उससे भी नियंत्रण हो जाता है। लेकिन त्रिशूल जरूर साथ में डालेंगे, वो क्या है इंसेक्ट रेसिस्टेंट को भी तोड़ता है और इंसेक्ट का माइंड डाइवर्ट करता है। तो जो है उसका माइंड डाइवर्ट करता है नर्वस सिस्टम तरीके से उसको, तो जो अगर एक आध इंसेक्ट बच भी जाएगा तो वो अपने प्लांट को हानि नहीं पहुंचाता है। ओके, और जो और एक सवाल जो है कि एचडी रेंज जो हम लोग एडीज ने लॉन्च किया है, ओके, तो उसका उसका अनुभव
जो एनपीकेज में एचडी जो आ रहे हैं मार्केट में, तो उसका अनुभव और इसका रिजल्ट जो है वाटरमेलन में कैसे आ रहे हैं? देखिए, वाटरमेलन में क्या है, कई एक तरीके से, जैसे मैंने बताया था शुरू में, अलग अलग मेथड से उसकी सोइंग होती है। कई एक जगह पे क्या है, नदी के साइड साइड में या किसी तालाब के किनारे में या रिवर, उसमें मतलब अलग से तरबूज की बुआई कहते हैं, वहाँ ड्रिप शेड्यूल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ड्रिप से इसकी खेती नहीं होती है। उस जगह के लिए ओके। एचडी जो है वो बेहतरीन उसके लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि स्प्रे से ही पूरा फर्टिलाइजर जाता है। अगर हमें स्प्रे करना रहता है तो उसके लिए हम्म। इसकी डोज भी कम रहती है, और जो वर्क इफिशियंसी है वो भी काफी अच्छी आती है स्प्रेइंग अच्छा। शेड्यूल में। ड्रिप शेड्यूल के लिए अगर बात करेंगे तो नॉर्मल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं या एचडी का ही डोज बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन अगर स्प्रे में करेंगे तो एचडी ही सबसे अच्छा रिजल्ट आता है इसका। ये अनुभव अच्छा है, मार्केट से ही मिला है किसान भाइयों से। ओके ओके। और एक जो सवाल आया है वो है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए क्या देना चाहिए? पाउडर मिल्ड्यू के लिए, जैसे हमने बताया, पाउडर मिल्ड्यू अगर आ रहा है तो उसके लिए हम माइक्रोब्यूटानिल प्लस सल्फर का मिलाकर के कॉम्बिनेशन देते हैं, तो उससे भी हमको राहत मिलती है। बहुत अच्छा कंट्रोल होता है पाउडरी पे, सबसे अच्छा कंट्रोल उसी का आता है। और नहीं तो हम ऑप्शनेबल में थायोफाइड मिथाइल के साथ में 50 ग्राम थायोफाइड मिथाइल 70% WP प्लस 10 ग्राम प्लांटोमाइसिन का कॉम्बिनेशन बना करके भी स्प्रे करते हैं, तो भी हमको उसका रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ओके। उसके बाद और जो क्वेश्चन एक है, वाटरमेलन साइज के लिए क्या देना चाहिए, साइज बढ़ाने के लिए? वाटरमेलन साइज बढ़ाने के लिए सबसे देखो, साइज जो है वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। हमारा जो क्रॉप केयर है, जो हमने क्रॉप की केयर की है, उसको जो फर्टिलाइजर फर्टिगेशन शेड्यूल क्या दिया है, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। नहीं तो अगर हमको साइज में अगर रखना है तो एक्वाकेल के साथ में बोरोन 20 हमको देना है, उसके लिए साइज इंक्रीज के लिए। और बीच बीच में जो है उसके पौधे को न्यूट्रिएंट्स से उसमें डिफिशियंसी नहीं आनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं करनी है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे पूरी मात्रा में पौधे को, फर्टिलाइजर पूरी मात्रा में नहीं देंगे, तो साइज ऑटोमेटिकली कम रह जाता है। अगर उसका पोषण सही से करेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, लेकिन फिर भी हाइड्रोप्रो गोल्ड के साथ में। हेलो। हेलो सोमकांत जी। सोमकांत आप म्यूट पे चले गए, तो लास्ट का प्लीज रिपीट करोगे? हेलो सोमकांत जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सोमकांत जी? जी सर, अभी आ रही है, बीच में हाँ। नेटवर्क थोड़ा लॉस। हाँ। एक आप काम कीजिए, आप हाँ, तो लास्ट का जो आपने जो दो सेंटेंस बोले थे वो प्लीज रिपीट कीजिए, क्योंकि आपका नेटवर्क चला गया। जी जी। साइज गेन के लिए जो है, अगर हमको फसल जो हमारा फल है उसका साइज गेन करना है, तो सबसे पहला ध्यान हमको उस पर रखना है कि जो हमारा फर्टिगेशन और हमारा जो ड्रिप शेड्यूल है वो प्रॉपर फॉलो करना है। अगर हमने न्यूट्रिएंट पूरी तरीके से नहीं दिया या पूरी तरीके से उसमें नहीं डाला तो साइज छोटा रह जाता है। और एडिशनल अगर हमको साइज सही चाहिए तो हम उसमें हाइड्रोप्रो गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, अच्छा साइज आता है। और जो एक्वाकेल प्लस बोरोन 20 का हमने कॉम्बिनेशन बताया था, उसको भी अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइज गेन होगा उसका। ओके ओके। हाउ टू कंट्रोल विल्टिंग, ये और एक क्वेश्चन है। जी। देखिए, वेट जो है वो कई तरह का आता है। अगर बैक्टीरिया वेट है या फिर फंगस वेट है, फ्यूजेरियम राइजोक्टोनिया, अलग अलग तरीके से, है ना। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बिल्ट प्रॉपर 100% कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो काफी हद तक जो है उसका बचाव किया जा सकता है। किसी अगर प्लांट में बिल्ट नहीं आया है, जिसमें आ गया है उसमें अगर इन्फेक्टेड हो गया तो उसको तो सूखना ही है ना, उसमें हम बचाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बिल्ट जो है वो हमें उससे पहले से ही उसका इलाज करना है, तो बिल्ट के लिए
हम थायोफाइनेट मिथाइल 70% WP के साथ में एरिस केमाइसिन डेंसिन के रूप में देंगे। जब केमाइसिन की जगह प्लांटोमाइसिन का भी यूज कर सकते हैं, तो उस पर अच्छा कंट्रोल रहता है। अगर हम डेंसिन से दे रहे हैं तो 100 ml, जैसे हमने जो दवाई है हमने स्प्रे में डाल रहे हैं हम 50 ग्राम, उसके लिए हम 100 ग्राम ले लेंगे, 100 ग्राम, साथ में प्लांटोमाइसिन का भी डोज बढ़ा लेंगे, 10 ग्राम से कर लेंगे 20 ग्राम। और उसका आप पिट्टू पंप से भी दे सकते हैं, नोजल खोल करके, या फिर किसी बर्तन में घोल करके 100 ml प्रति पौधा की जड़ में, तने से लेकर के जड़ में अगर हम टेंचिंग करते हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, किसी एक बर्तन के सहारे से उसकी जड़ में डाल सकते हैं, तो उससे क्या रहेगा, उसमें इलाज हो जाएगा, आपका जो है बिल्ट कंट्रोल होगा काफी हद तक। ओके, और एक जो क्वेश्चन है वो है, फल अंदर से अधिक लाल निकलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो फल अंदर से अधिक लाल और शाइनिंग के लिए, वैसे तो क्या रहता है, किसी किसी वेराइटी पे भी डिपेंड करता है कि कोई वेराइटी अधिक रेड होती है, कोई थोड़ी फीकी होती है कलर वाइज। लेकिन अगर आप सही वेराइटी का चुनाव करके लगा रहे हैं फिर भी आपका फल लाल नहीं आ रहा है, तो जो फ्रूट के अंदर शाइनिंग और के लिए, पूरे भरने के लिए एरी पोटास जो है आप भरपूर मात्रा में यूज कीजिए, एरी पोटास स्प्रे के रूप में। और बीच बीच में आप जो है, जो हमने बताया था एक्वाकिल प्लस बोरन 20, हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि फल के अंदर का टेस्ट प्लस फल के अंदर के जो शाइनिंग रहती है, फल के बाहर भी बहुत सारी साइज गेनिंग, उसका फटने से रोकना, ये सब न्यूट्रिएंट्स पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम एरिस पोटास का यूज करते हैं मैच्योरिटी टाइम पे, तो हमारा जो है फल की ऑटोमेटिक अंदर से शाइनिंग आएगी, बाहर से भी सही दिखेगा। ओके, और एक क्वेश्चन जो है सोमकांत जी, वो है ड्रिप से एचडी एकरी कितना डोज देना पड़ चाहिए ड्रिप से? ड्रिप से देखिए, ड्रिप से अगर हम एचडी की बात करें तो जैसे जहां पर हम नॉर्मल फर्टिलाइजर, डिपेंड करता है कि हम नॉर्मल जो फर्टिलाइजर है उसकी कितनी मात्रा चला रहे हैं। अगर हम 5 किलो चला रहे हैं तो हमको एचडी फर्टिलाइजर को 1 किलो देना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल फर्टिलाइजर प्रति हफ्ता में 10 किलो चला रहे हैं, एचडी फर्टिलाइजर को हमको 2 किलो देना पड़ेगा। 1/5 का रेशियो है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं समझाऊं, तो अगर हम स्प्रे में कितना यूज करते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर 1 किलो, इसको कितना यूज कर रहे हैं 200 ग्राम एचडी, तो उसको 200 ग्राम यूज कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला का हम अप्लाई करें ड्रिप में। तो अगर हम 5 किलो यूज कर रहे हैं तो 5 किलो की जगह पर इसको करना पड़ेगा 1 किलो। अगर हम नॉर्मल फर्टिलाइजर 10 किलो यूज कर रहे हैं प्रति एकड़ में 1 हफ्ते में, तो इसको 2 किलो चलाना पड़ेगा, तो रिजल्ट क्या है, प्रॉपर मिलेगा। ओके ओके, और एक जो क्वेश्चन है वो है, वाटरमेलन में गेमोसिस बेल सूखने वाली प्रॉब्लम के लिए क्या देना चाहिए? हाँ देखिए, गमोसिस जो बेल सूखती है, ब्लाइट जो आता है, वो तरबूज का बोला जाए तो सबसे मुख्य बीमारी है, बहुत आता है। उसके लिए हमको एजोक्स्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल वाला जो कॉम्बिनेशन हमने बताया, मार्केट में अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आते हैं, आप किसी एक विश्वसनीय कंपनी का खरीद करके आप अपने हिसाब से लेना है उसको। फॉर्मूला एजोक्स्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल ही होना चाहिए, साथ में उसके में प्लांटोमाइसिन। एजोक्स्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल का जो डोज है वो 40 से 50 ml प्रति 15 लीटर ऑफ वाटर, और प्लांटोमाइसिन का 10 ग्राम प्रति 15 लीटर ऑफ वाटर हम मिला करके छिड़काव करेंगे, तो हमारी ये समस्या है वो ठीक हो जाती ओके ओके ओके, है। और जो क्वेश्चन है अपना, इसमें है, सर वाटरमेलन में के बार ब्रांचेस फटने लगती है आइस बॉक्स टाइप की वैरायटीज में, उसके लिए क्या करें? सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, प्लीज रिपीट करेंगे। हाँ, वाटरमेलन में, एक सेकेंड ना, हाँ, कई बार ब्रांचेस फटने लगती है, हाँ, तो उस टाइम क्या करना है? कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है, अनुपात है, उसको मिस कर देते हैं, किसी एक न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा, एक न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं। खास करके हम लोग जैसे नाइट्रोजन पे अधिक फोकस करते हैं,
फोकस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है एक बार उसका इमेज हमारे चैट बॉक्स में डालिएगा, तो हम उसको प्रॉपर देख पाएंगे कि आपका जो ब्रांच है वो किस तरीके से किस वजह से फट रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो है तो आप जो है फर्टिसोल के साथ में मोवोविन का उपयोग करिएगा, और उससे आपको क्या है, उस पर कंट्रोल मिलेगा। और आप अपना जो है अगर तो हो तो आप उसको चैट बॉक्स पर सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ओके। और एक जो क्वेश्चन है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करें वाटरमेलन में? वाटर मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की भूमि का चुनाव किया है, आप ड्रिप से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। बस हल्की सी नमी रहनी चाहिए। देखो किसी भी फसल में क्या है, अधिक पानी देने से या बहुत कम पानी देने से तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव आ ही जाता है। प्लांट के अंदर नमी रहनी चाहिए, एकदम ओवरफ्लो पानी भी नहीं देना है और एकदम उसको सुखाना भी नहीं। अगर इस तरीके से हम उसको देख के चलेंगे, लग रहा है हमको कि नहीं अभी नमी है इसमें हल्का सा, तो पानी बंद कर दो। लग रहा है सूख रहा है तो उसको डाल दो। लेकिन एक जो रेशियो रहता है अनुपात का, कई कई जमीन पर भी डिपेंड करता है। कोई जमीन बहुत जल्दी पानी सोख लेती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, किसी जमीन में लेट से पानी सूखता है। तो अगर हम यहाँ पे एक रेशियो बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के किसान भाई क्या कैसी भी जमीन हो सकती। तो आप अपने अनुसार बस इतना देख के चलिए कि पानी नमी होना चाहिए प्लांट के लिए, बस उस हिसाब से चलिए आप। ओके। और जो क्वेश्चन है, फ्रूट सेटिंग की स्टार्टिंग स्टेज में ही फ्रूट येलो होकर ड्रॉप होते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए जो फ्रूट येलो है कि ड्रॉप हो जाता है, और उसके वैसे तो अलग अलग कारण हो सकते हैं कि फ्रूट को ऐसा होता है कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं काट रहा है या उसमें कोई फंगस तो नहीं लगा है। लेकिन अगर फंगस नहीं लगा है तो फ्रूट जो है वो हम नाइट्रोजन की एक्सेस मात्रा कर देते हैं। इन केस ये भी एक रीजन है कि अगर हम नाइट्रोजन की अधिक मात्रा कर देते हैं तो जो हमारा प्लांट है वो वेजिटेटिव स्टेज पर अच्छा चला जाता है, लेकिन जो फ्लावरिंग स्टेज है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमें संतुलन बनाना है, उर्वरकों का जो फर्टिलाइजर है उनका संतुलन बनाना है। उसके बाद में क्या करना है कि एक्वाकेल प्लस बोरोन 20 फर्स्ट स्प्रे कर देंगे फ्लावरिंग के समय। उसके बाद 4 से 6 दिन बाद में हाइड्रोप्रो गोल्ड या फिर एग्री प्रो को स्प्रे करेंगे। उसमें क्या है, एमिनो एसिड्स हैं, तो वो प्लांट का जो फ्लावर है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट भी होगा आपका, और आपका फल भी बनेगा। और अगर ऐसा दिख रहा है तो उसके साथ में हाइड्रोप्रो गोल्ड के साथ में कोई भी एक फंजीसाइड भी ले सकते हैं आप। नॉर्मल अगर आप उपचार में डालेंगे तो उससे अच्छा रहेगा। ओके। और एक जो है, प्लांट अभी 8 दिन हुए हैं, उसमें फूल दिखने लग गए हैं, प्लांट थोड़े पीले आए थे, तो उसके ऊपर क्या उपाय रहेंगे? पत्ते अभी पत्ते। सब क्वेश्चन हाँ, अभी प्लांट लगाए 8 दिन हुए हैं, उसमें फूल दिखने लग गए हैं। ओके। और उसमें से वो पत्ते जो है वो पीले आ रहे हैं। प्लांट लगाए हुए भी 8 दिन हुए हैं हाँ। और फूल आना शुरू हो गया है, मतलब हाँ। असमय फ्लावरिंग हो रही है क्या? सॉरी। बिना समय के फ्लावरिंग हो रही है क्या? वो तब तक टाइप करेंगे। ओके, तो उनका में जो क्वेश्चन रहेगा, प्रदीप चौधरी जी है। ओके, उन्होंने ये ओके। क्वेश्चन पूछा है, तो उनका नहीं तो जैसे इसीलिए ही। थोड़ा क्वेश्चन अगर जैसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि मैच्योरिटी से पहले ही फ्लावरिंग आ रही है क्या, असमय फ्लावरिंग फ्लावरिंग बिना समय के, या फिर क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को स्पष्ट करवाइए। ओके, तो वो टाइप करने के पहले बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है, तरबूज में पत्ते जी आगे से छोटे हो रहे हैं, बड़ा पत्ता जी। नीचे झुक रहा है, उपाय बताएं। बड़ा पत्ता नीचे झुक रहा है। हम्म। देखिए अगर आप मैग्नीशियम का जो रेशियो है, मैग्नीशियम या फिर आप फर्टिसोल फर्टिसोल में अपना मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम सोनाइट भी है और सल्फर भी है। अगर आप फर्टिसोल का उपयोग करेंगे तो जो लीफ का साइज है वो प्रॉपर आएगा, और जो
आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। जी जी। तो फर्टिसोल का आप यूज कीजिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकेस अगर पत्ते छोटे आ रहे हैं या पत्तियों का साइज सही नहीं आ रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वो सही हो जाएगा। ओके, और फ्लावरिंग स्टेज में केमिकल स्प्रे करना हो तो कर सकते हैं क्या? देखिए, केमिकल तो स्प्रे करना ही पड़ता है, लेकिन वही है कि जितना बचा जाए उतना बचो, उससे अच्छा है। लेकिन अगर कोई बीमारी लगी हुई है या कोई इंसेक्ट लगा हुआ है तो उसका ऑप्शन ही नहीं है, पूरी फसल खत्म होने से अच्छा है कि। लेकिन जब भी फ्लावरिंग स्टेज में हम स्प्रे करेंगे केमिकल स्प्रे, तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि प्लांट के पास नमी होना चाहिए, जमीन में नमी होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो दवा हम डालेंगे उसका इफेक्ट जो प्लांट पर उतना नहीं पड़ेगा। साथ में केमिकल आप किस रेंज का स्प्रे कर रहे हो, बहुत ज्यादा हाई मोलिक्यूल स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग के समय पौधे को बहुत ज्यादा छिड़काव नहीं करनी चाहिए केमिकल से। लेकिन क्या है, किसान भाई के पास समस्या यही रहती है कि कोई बीमारी आ गई या कोई इंसेक्ट लगा हुआ है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उनको केमिकल यूज करना ही पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि हल्की रेंज का, जिससे कि इंसेक्ट कंट्रोल हो जाए, आपकी जो बीमारी लगी है वो कंट्रोल हो जाएगा। एकदम से हैवी मॉलिक्यूल यूज नहीं करना है जिससे पूरा फ्लावर ड्रॉप हो जाए, और एकदम से सूखे में स्प्रे भी नहीं करना है, हल्का सा नमी होना चाहिए, आप स्प्रे करेंगे कोई नुकसान नहीं है। ओके, ये प्रदीप वैसे तो चौधरी का बेहतर है जो, कि आप बोलिए बोलिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल वैसे तो बेहतर है कि आप बायोलॉजिकल कंट्रोल से ही उपचार करिए। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी, या बीमारी का प्रकोप ज्यादा है, तो आपको केमिकल पर जाना ही पड़ेगा। ओके, अभी इसमें जो प्रदीप चौधरी का जो क्वेश्चन था, वो उनको शायद ये कहना है कि अब पिछले मतलब 8 दिनों से फूल दिखने लग गए हैं, पर प्लांट थोड़े पीले पीले आए हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या है कि जब जैसे हमारा पौधा जो है फ्लावरिंग स्टेज में जाता है, तो प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोन चेंज आते हैं, जिससे उसकी जरूरत जो रहती है वो पहले की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। चाहे वो आपका वाटर रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट हो, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, तो उस समय में पौधे की सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। एक तरीके से पौधा फ्लावरिंग स्टेज और गर्भावस्था में जैसे ही आता है ना, उसकी खुराक हमको लोकल भाषा में कहें तो 1.5 गुनी या 1.25 गुनी करनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो पत्ते पीले नहीं आएंगे। हमें जो वो जो भी आप न्यूट्रिएंट्स चला रहे हैं उसका थोड़ा सा डोज बढ़ाइए और पौधे को प्रॉपर भोजन दीजिए, तो ये नहीं होगा। और एक हल्का सा फंजीसाइड का, जो नॉर्मल सा कोई भी आप फंजीसाइड ले सकते हैं, मैंको प्लस कार्बन डेंजिम का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं प्लांटोमाइसिन के साथ में, आप मिला करके स्प्रे भी कर दीजिए, तो आपकी ये समस्या सही हो जाएगी। ओके ओके ओके। सोमकांत जी, क्या बात है, जी ग्रेट वर्क। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और आपने जैसे कहा था कि वाटरमेलन का जो सेशन है उसका सभी लोग वेट कर रहे हैं, तो वैसे ही रहा कि बहुत लोगों को जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आपने आज बता दिए हैं। ओके, जी तो अभी जितने क्वेश्चंस थे जो आपने आंसर्स दिए, उसके बाद भी अगर आपको किसान भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या आपके कुछ सवाल रहेंगे, तो आप हमें मैसेंजर पे मैसेज टाइप करके हमें बता सकते हैं, तो हम तुरंत ही आपको, हमारे सोमकांत त्यागी जी है वो उसके ऊपर जो उसका आंसर है, उसका जो जवाब है वो आपको देने का प्रयास जरूर नक्की करेंगे। ओके, तो सोमकांत जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और बहुत लोग आपने ही देखा कि बहुत इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन रहा, बहुत लोगों को बहुत सवाल भी थे। तो ऑब्वियस ऐसे ही दूसरों को बस ये जो हम ये प्लेटफॉर्म पे जो फसल सभा प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को गाइडेंस देते हैं, तो ऐसे ही हम लोग वो जारी रखेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। अभी वेलकम सर, थैंक यू। ओके, और अभी इसके बाद जो 5 बजे हम लोग का जो होने वाला है फसल सभा, वो है पल्सेस के ऊपर। तो तब तक के लिए हम इसमें से एग्जिट ले लेते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा। सोमकांत जी, थैंक यू एवरीवन। अभी हम 10 मिनट के बाद फिर से जो लाइव सेशन करेंगे वो रहेगा पल्सेस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू चलिए। सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।